नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हरिंगने। मैं साइकियाट्रिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूं। उसका नाम है मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स में यूजुअली दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। उसमें है यूनिपोलर डिसऑर्डर और दूसरा है बायपोलर मूड डिसऑर्डर। यूनिपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो आता है उसको बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उसके बाद आता है बायपोलर मूड डिसऑर्डर। बायपोलर मूड डिसऑर्डर जो है उसके क्लासिफिकेशन 4 या 5 तरीके से किया गया है, जैसे कि बायपोलर मूड डिसऑर्डर टाइप 1, बायपोलर मूड डिसऑर्डर टाइप 2 और साइक्लोथाइमिया, ऐसा बोल सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ क्लासिफिकेशन है, उसको बोलते हैं बायपोलर मूड डिसऑर्डर ड्यू टू सब्सटेंस यूज, और फिफ्थ है बायपोलर मूड डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशंस। अब ये जो मूड डिसऑर्डर्स है वो हम अगर कंसिडर करेंगे कौन से एज में कॉमन है, तो 15 से 25 के उम्र में जो लोग हैं उनमें ये कॉमनली दिखाई देता है। उसके बाद इसका प्रीवेलेंस अगर कंसिडर करेंगे तो 3 to 4% ऑफ जनरल पॉपुलेशन, यानी 3 से 4% लोगों में ये मूड डिसऑर्डर दिखाई दे सकता है। अब हम ये मूड डिसऑर्डर्स जो है उनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें अगर कंसिडर करेंगे तो 5 कॉमन चरण है, यहाँ 5 तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि मेनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन, माइनर डिप्रेशन और सामान्य चरण या नॉर्मल स्टेज भी हम बोल सकते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो ये देखिए, ये नॉर्मल लेवल है सिम्टम्स का बोल सकते हैं या सामान्य चरण बोलेंगे। इसमें ऊपर आता है मेनिया का फेज, यानी ऊपर है वो मेनिया का फेज। उसके नीचे आता है हाइपोमेनिया का फेज, यानी नॉर्मल, हाइपोमेनिया और मेनिया का फेज आता है। उसके बाद आता है ये नॉर्मल, फिर डिप्रेशन का फेज आता है, और ये जो है ये माइनर डिप्रेशन का एपिसोड आता है। अब हम डिस्कशन करेंगे ये मूड डिसऑर्डर जो होते हैं उसका प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जैविक कारण हम बोलते हैं, यानी कि केमिकल का इम्बैलेंस या न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हम बोल सकते हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन ऐसे जो केमिकल्स है उनका अगर डिसरेगुलेशन हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए तो ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। दूसरा रीज़न है हेरिडिटरी फैक्टर्स या जेनेटिक फैक्टर्स भी हम बोल सकते हैं। अगर ऐसी बीमारी या ऐसे लक्षण अगर फैमिली में होते हैं तो ये जो रिस्क है ये आने वाले जनरेशन में भी रिस्क ज़्यादा रह सकता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में यूजुअली 10 गुना रिस्क ज़्यादा बोलते हैं। बायपोलर मूड डिसऑर्डर में ये रिस्क 3 गुना होता है, और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ये रिस्क 2 गुना हो सकता है। और तीसरा कारण है उसको हम बोल सकते हैं साइकोसोशल फैक्टर्स, यानी घर में कुछ निगेटिव इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो, ट्रॉमा हो, डिवोर्स हो, किसी क्लोज रिलेटिव का डेथ हुआ हो, तो ऐसे निगेटिव इंसिडेंट्स के कारण भी ये जो साइकेट्रिक इलनेस की शुरुआत हो सकती है। इसको हम साइकोसोशल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। और चौथा रीज़न है उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक, यानी कुछ भी कारण नहीं फिर भी ये बीमारी हो सकती है, इसको हम ये इडियोपैथिक भी बोलते हैं। अब हम यूनिपोलर डिसऑर्डर में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने पहले बोला था कि 5 तरीके के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, उसमें से एक है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी अगर ये नॉर्मल लेवल है तो उसका मूड लो लेवल पे रह सकता है। कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो यूजुअली उनका मूड सैड रहता है, यानी उदास रहता है, मायूस रहता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, उनका कॉन्फिडेंस कम रहता है, नींद कम आती है, भूख कम लगती है, कुछ पेशेंट में नींद ज़्यादा लग सकती है, भूख ज़्यादा लग सकती है, हेल्पलेसनेस रहता है, होपलेसनेस रहता है, वर्थलेसनेस रहता है, यानी जीने में क्या रखा है, मर जाना है अच्छा है ऐसा उसको लगता है, खुदकुशी के ख्याल आते हैं, खुदकुशी की वो कोशिश भी कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रह सकता है। तो ये जो सब लक्षण है ये डिप्रेशन के पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। कुछ पेशेंट में क्राइंग स्पेल, यानी कुछ भी कारण नहीं फिर भी रोना आ सकता है, तो ये लक्षण है ये डिप्रेशन के हम बोल सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि
कि कोई भी निगेटिव इंसिडेंस हो जाए तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे लक्षण जो है ये 15 दिन के लिए रहना चाहिए, यानी 2 हफ्ते तक ये लक्षण दिखाई देने चाहिए, तो ही हम ऐसे पेशेंट को मेजर डिप्रेसिव एपिसोड बोल सकते हैं। ये जो डिप्रेसिव एपिसोड है यूजुअली अपने आप चले जाते हैं, यानी ट्रीटमेंट के बाद भी चले जाते हैं, और कुछ लोगों में अपने आप विदाउट ट्रीटमेंट भी जाते हैं। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो मोस्टली 6 महीने से 12 महीने तक रह सकता है, यानी अपने आप जाने के लिए इतना समय ऐसे पेशेंट को लग सकता है। कुछ लोगों में जल्दी भी ये लक्षण चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये लक्षण जाने के लिए 6 से 12 महीने तक राहत देखनी पड़ सकती है। अब हम माइनर डिप्रेशन का एपिसोड यानी क्या उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए नॉर्मल लेवल में मैंने बोला है, ये डिप्रेशन का मेजर डिप्रेसिव एपिसोड हम बोले हैं। तो माइनर डिप्रेशन यानी ये जो डिप्रेशन के सिम्टम्स है उनका जो सीवियरिटी है वो कम रहता है, यानी बीच के लेवल में ये रहता है, यानी नॉर्मल फिर माइनर डिप्रेशन के सिम्टम्स, फिर उसके बाद आता है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। इन शॉर्ट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के जो भी लक्षण है उनका अगर सीवियरिटी कम हो जाए, लो लेवल पे ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको हम माइनर डिप्रेशन का एपिसोड बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मेनिया का एपिसोड। मेनिया यानी उन्माद भी बोलते हैं। तो मेनिया में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट का ये जो नॉर्मल लेवल है उसके ऊपर ये लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि ये पेशेंट और कॉन्फिडेंट रहता है, ज़्यादा बातें करता है, वो बोलता है कि मुझ में कुछ ताकत है, हिम्मत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी जो बड़बड़ करता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है। उसमें भी 2 तरीके से एपिसोड दिखाई देता है, एक है यूफोरिक मेनिया और दूसरा है डिस्फोरिक मेनिया। यूफोरिक मेनिया जो रहता है वो बहुत ही खुश रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने बोला कि मुझ में पावर है, मेरी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है उनसे पहचान है, मैं दुनिया का कोई भी बड़ा काम कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ, मैं सबसे अमीर आदमी हूँ, यानी मैं एक्टर जैसा हूँ। या मैं कुछ पेशेंट बोलते हैं मैं ऋतिक रोशन हूँ या ऐश्वर्या राय हूँ, ऐसे भी पेशेंट बोलते हैं। तो ये पेशेंट को डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी रहता है। तो मेनिया के जो पेशेंट हैं उनमें नींद भी कम रहती है, वो ज़्यादा काम करते हैं, ये ऐसे लक्षण पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। यूफोरिक मेनिया में कुछ लोग पेशेंट ऐसे रहते हैं कि वो बोलते हैं मैं सबसे अमीर आदमी हूँ, पैसा नहीं है फिर भी वो पैसा बांटते हैं, डोनेट करते हैं, घर की चीज़ें बेचते हैं, तो इसको हम यूफोरिक मेनिया बोलते हैं। डिस्फोरिक मेनिया में पेशेंट यूजुअली इरिटेबल होता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, लोगों को मारने के लिए आता है, खुद को हार्म पहुँचाने का रिस्क रहता है, दूसरे को भी हार्म पहुँचाने का रिस्क रहता है, कभी कभी खुदकुशी का वो ख्याल एक्सप्रेस करता है, खुदकुशी का भी कोशिश भी करता है। तो ये डिस्फोरिक मेनिया का एपिसोड हम बोल सकते हैं। मेनिया में और एक कॉमन सिम्टम है वो है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, यानी ये पेशेंट जो है ये बहुत कम समय के लिए सोते हैं लेकिन एनर्जी ताकत वैसे ही बनी रहती है, वो बहुत ही फ्रेश रहते हैं। अगर 3-4 घंटे भी सोते हैं तो वो 3-4 घंटे सोने के बाद भी बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, कौन सा भी काम आसानी से करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। ये जो एपिसोड है ये मेनिया का एपिसोड हम कब बोलते हैं, तो ये जो सब लक्षण है, ये सिम्टम्स है, ये 7 दिन के लिए दिखाई देनी चाहिए। 7 दिन से ज़्यादा दिखाई देते हैं तो इसको हम मेनिया का एपिसोड बोलते हैं। और उसके बाद लेवल आता है हाइपोमेनिया का एपिसोड, जैसे कि ये नॉर्मल, ये मेनिया का एपिसोड, और उसके बीच में आता है हाइपोमेनिया का एपिसोड। हाइपोमेनिया यानी क्या कि ये जो लक्षण है 4 दिन के लिए दिखाई देते हैं और इसका जो सीवियरिटी है वो कम लेवल पे दिखाई देता है कंपेयर टू मेनिक एपिसोड। अब हमने डिस्कशन किया कि ये नॉर्मल लेवल, फिर डिप्रेशन का एपिसोड, माइनर डिप्रेशन का एपिसोड, फिर नॉर्मल, फिर हाइपोमेनिया का एपिसोड और मेनिया का एपिसोड। अब सामान्य चरण यानी क्या, तो कुछ पेशेंट में डिप्रेशन का एपिसोड दिखाई देता है, फिर उनका लेवल नॉर्मल हो जाता है, यानी उनमें सिम्टम्स कुछ भी दिखाई नहीं देते। कुछ पेशेंट में मेनिया का एपिसोड आता है, फिर वो नॉर्मल दिखाई देते हैं, तो इसको सामान्य चरण या नॉर्मल चरण भी बोलते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन से टाइप्स के बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होते हैं। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर टाइप 1 यानी क्या, तो इसमें पेशेंट को नॉर्मल सामान्य चरण दिखाई देता है। तो कुछ पेशेंट में पहले डिप्रेशन का एपिसोड आता है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, फिर कुछ पेशेंट में मेनिया का एपिसोड आता है, यानी डिप्रेशन, नॉर्मल,
फिर मेनिया का एपिसोड आता है। कुछ पेशेंट में पहले मेनिया का एपिसोड दिखाई देता है, नॉर्मल हो जाता है, फिर डिप्रेशन का एपिसोड दिखाई देता है। कुछ पेशेंट में नॉर्मल, डिप्रेशन का एपिसोड, तुरंत मेनिया का एपिसोड, फिर डिप्रेशन, फिर मेनिया का एपिसोड आ सकता है। कुछ पेशेंट में पहले डिप्रेशन, फिर उसके बाद मेनिया, फिर नॉर्मल, फिर डिप्रेशन, फिर मेनिया। तो इस तरीके से पेशेंट में मिश्रित पैटर्न दिखाई दे सकता है। यानी बायपोलर मूड डिसऑर्डर टाइप 1 में पेशेंट को पहले डिप्रेशन का एपिसोड आ सकता है, पहले मेनिया का एपिसोड आ सकता है, उसके बाद डिप्रेशन का आ सकता है, डिप्रेशन मेनिया का एपिसोड आ सकता है, मेनिया डिप्रेशन का एपिसोड आ सकता है। तो इस तरीके से टाइप 1 मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन यानी मेजर डिप्रेसिव एपिसोड और मेनिया का एपिसोड, ये दोनों दिखाई देते हैं। बायपोलर मूड डिसऑर्डर टाइप 2 यानी क्या? तो इसमें पेशेंट को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एपिसोड आता है, पेशेंट फिर उसके बाद नॉर्मल हो सकता है, फिर हाइपोमेनिया का एपिसोड आता है। हाइपोमेनिया का एपिसोड यानी मेनिया के एपिसोड से कम लेवल का या तीव्र, उसको जो तीव्रता है वो कम रहती है, उसको हाइपोमेनिक एपिसोड बोलते हैं। बायपोलर मूड डिसऑर्डर टाइप 2 में डिप्रेसिव एपिसोड, फिर नॉर्मल, फिर हाइपोमेनिया का एपिसोड हो सकता है। कुछ पेशेंट में हाइपोमेनिया का एपिसोड, फिर नॉर्मल, फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एपिसोड हो सकता है। इसको बायपोलर मूड डिसऑर्डर टाइप 2 हम बोल सकते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में पेशेंट को हाइपोमेनिया का एपिसोड और माइनर डिप्रेशन के एपिसोड्स दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर समझो ये नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल स्तर है, तो ये अगर मेनिया का एपिसोड है, तो जो साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर है उनमें ये हाइपोमेनिया का एपिसोड दिखाई देता है। और उसके बाद यानी हाइपोमेनिया का एपिसोड, उसके बाद नॉर्मल, फिर पेशेंट को माइनर डिप्रेशन के एपिसोड्स दिखाई दे सकते हैं। यानी जो साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर है उसमें नॉर्मल, फिर हाइपोमेनिया का एपिसोड, फिर माइनर डिप्रेशन का एपिसोड दिखाई दे सकता है। कुछ पेशेंट में नॉर्मल, माइनर डिप्रेशन का एपिसोड, फिर हाइपोमेनिया का एपिसोड दिखाई दे सकता है। कुछ पेशेंट में माइनर डिप्रेशन, नॉर्मल, फिर हाइपोमेनिया का एपिसोड दिखाई देता है। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है यानी माइनर डिप्रेशन का एपिसोड और हाइपोमेनिया का एपिसोड, ये लगातार अगर 2 साल तक दिखाई देता है अडल्ट स्टेज में यानी अडल्ट लोगों में, बड़े लोगों में, और बच्चों में अगर ये 1 साल तक दिखाई देता है यानी इसका ड्यूरेशन अगर 1 साल है, तो उसको हम साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। अभी चौथा टाइप है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड बायपोलर डिसऑर्डर। सब्सटेंस इंड्यूस यानी जो भी एडिक्शन के जो चीज़ें हैं उनको सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि अल्कोहल रहे, अल्कोहल, भांग, गांजा, चरस यानी कैनबिस बोल सकते हैं, ब्राउन शुगर यानी ओपियोइड बोल सकते हैं, LSD, एम्फेटामिन, कोकेन। तो ऐसे जो नशीले पदार्थ है या सब्सटेंस है उनकी वजह से भी पेशेंट में ये मूड डिसऑर्डर के लक्षण दिखाई देते हैं, उनको हम सब्सटेंस इंड्यूस्ड बायपोलर मूड डिसऑर्डर बोल सकते हैं। पांचवा जो प्रकार है उसको बोलते हैं बायपोलर मूड डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। जनरल मेडिकल कंडीशन यानी जो भी मेडिकल सिचुएशंस है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम हो या थायराइड का डिसऑर्डर रहे, ब्रेन के डिसऑर्डर जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई भी रह सकता है, तो ऐसे लोगों में, या ब्रेन ट्यूमर बोल सकते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बोलते हैं, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको ब्रेन का प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट में भी ये मूड के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। यानी डिप्रेशन का एपिसोड्स रहे, मेनिया का एपिसोड रहे, माइनर डिप्रेशन, हाइपोमेनिया के एपिसोड दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि बायपोलर मूड डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन। अब हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कुछ अलग तरीके के एपिसोड्स दिखाई देते हैं। उसमें एक है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर यानी डिस्थाइमिया भी बोलते हैं। तो डिस्थाइमिया में ये जो डिप्रेशन के जो लक्षण हैं वो कंटिन्यूसली 2 साल तक दिखाई देते हैं। यानी 2 साल तक ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के एपिसोड्स दिखाई देते हैं, तो उसको हम डिस्थाइमिक डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी ये जो नॉर्मल है, उसके बाद ये जो डिप्रेशन का एपिसोड है वो लगातार 2 साल तक वो ऐसे ही रहता है, तो उसको हम डिस्थाइमिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। अब और एक टाइप है जो डिप्रेशन का, उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम। यानी इसमें हर औरत में, लेडीज़ में
कुछ लेडीज़ में हम बोल सकते हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले 1-2 हफ्ते पहले या ल्यूटियल फेज में ये डिप्रेशन के एपिसोड्स दिखाई देते हैं। यानी ये जो लक्षण है डिप्रेशन के, जैसे कि उदास रहना, मायूस रहना, चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, लबाइल मूड यानी फ्लक्चुएशन रहता है, नींद कम आना, नींद ज़्यादा आना, खाना कम जाना, ये जो है तो ये लक्षण जो दिखाई देते हैं ये पेशेंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले दिखाई देते हैं। और ये जो लक्षण है धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट से शुरू होने के बाद धीरे धीरे ये लक्षण कम होते हैं और ये 1 या 2 हफ्ते में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो यानी ये जो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड रहते हैं। उससे पहले ये शुरू हो जाते हैं और साइकिल शुरू होने के बाद धीरे धीरे कम होते हैं। इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। अब ये जो मूड डिसऑर्डर्स है उसका प्रीवेलेंस और फिर से हम स्टडी करेंगे। ये देखिए, डिप्रेशन का जो एपिसोड है यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो भी प्रीवेलेंस है उसका प्रतिशत है 5% से 25% तक ये दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर रेशियो कंसिडर करेंगे मेल और फीमेल में तो 1:2 यानी फीमेल में ये जो प्रमाण है उसका ज़्यादा है। 5 to 10% प्रीवेलेंस फीमेल में है और मेल में 2 से 5% लड़कों में ये इसका प्रीवेलेंस ज़्यादा ही दिखाई देता है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का जो प्रीवेलेंस है वो है 0.6 to 2%। मेल और फीमेल अगर रेशियो कंसिडर करेंगे तो इक्वल रेशियो उनमें दिखाई देता है। अब तक हमने ये जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के जो लक्षण है उसके बारे में डिस्कशन किया, लेकिन ये जो डायग्नोसिस जो करते हैं हम DSM-5 TR यानी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 TR के अनुसार करते हैं। कहीं कहीं ये ICD-10 का भी यूज़ करते हैं यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस 10 के अनुसार भी इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो जो टाइप्स मैंने बोले हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर टाइप, ये DSM-5 के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं और ICD-10 के अनुसार भी अलग अलग हो सकते हैं। अब हम ये जो मूड डिसऑर्डर्स है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, कोई भी मानसिक बीमारी हो उसका अगर हम ग्रेड कंसिडर करेंगे तो वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर लेवल का हो सकता है। कोई भी पेशेंट को अगर हम मेडिसिन शुरू करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो हम उसको OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं या एडमिट करके भी कर सकते हैं। अभी मेडिसिन शुरू करने से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी हो सकता है, जैसे रूटीन इन्वेस्टिगेशंस रहे, जैसे कि CBC हो, ब्लड शुगर हो, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, कुछ पेशेंट में थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करना पड़ सकता है। ज़रूरत पड़ने पर अगर सोनोग्राफी, पेट का सोनोग्राफी हो, चेस्ट एक्सरे हो, कुछ पेशेंट में 2D इको भी करना पड़ सकता है। कुछ पेशेंट में अगर हम ऑर्गेनिक कॉज अगर रूल आउट करना चाहते हैं, ब्रेन का प्रॉब्लम अगर हम सस्पेक्ट करते हैं, ऐसे पेशेंट का जरूरत पड़ने पर CT स्कैन या MRI भी करना पड़ सकता है। ऐसे पेशेंट को इंजेक्शन हैलोपेरिडोल, फिनार्गन या ओलेंजापिन का भी इंजेक्शन दे सकते हैं। तो इस तरह से OPD बेसिस पे तो ट्रीटमेंट आसान है और अगर पेशेंट ज़रूरत पड़ने पर एडमिट करेंगे तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 20-25 दिन लग सकता है। कुछ पेशेंट को 30 या 40 दिन भी लग सकते हैं। तो अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो हम OPD बेसिस पे इलाज करेंगे। कुछ लोगों का कहना होता है कि अपना पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता है, उसको इंसाइट नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हमने बोला है कि अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो उसको हम लेके आए, हम दवाई शुरू करेंगे। अगर वो पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है तो उसको आप ज़बरदस्ती उसको लेके आना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि आप अगर ज़बरदस्ती लाना है तो किसी की हेल्प ले लीजिए, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स है, उनका हेल्प लेके या पुलिस का भी हेल्प लेके उसको आप लेके आ सकते हो। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो हमारे निर्मल हॉस्पिटल की जो टीम है उसको आप फ़ोन करके बुला सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए मदद के लिए आती है और पेशेंट को लेके इधर आ सकते हैं। जब पेशेंट को हम इलाज शुरू करते हैं या लेके आते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, यानी निर्मल हॉस्पिटल में 2 ऑप्शंस हम देते हैं। पेशेंट को हम विथ रिलेटिव भी रखते हैं, विदाउट रिलेटिव भी रखते हैं। अगर आप पेशेंट के साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हो। अगर आप पेशेंट को सिर्फ छोड़ के सिर्फ हॉस्पिटल के भरोसे आप छोड़ के जा सकते हो, यानी आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन हम आपको देते हैं। तो आपको जो उचित लगता है, आपको जो कंफर्टेबल है वो ऑप्शन आप ले सकते हो। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, विथ रिलेटिव और विदाउट रिलेटिव। तो आपको जो कंफर्टेबल है वो आप चॉइस कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ पेशेंट्स रिलेटिव बोलते हैं
कि हम थोड़े दिन के लिए रहना चाहते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए पेशेंट को अकेला छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है। ट्रीटमेंट के दौरान अगर आप अपने पेशेंट को जनरल वार्ड में रखना चाहते हो, सेमी स्पेशल रूम में रखना चाहते हो, स्पेशल रूम में रखना चाहते हो, डिलक्स रूम में रखना चाहते हो, एग्जीक्यूटिव रूम में रखना चाहते हो, तो आप रख सकते हो। आप जैसा चाहते हो वैसा हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं। हम पेशेंट का इलाज तो शुरू करते हैं, लेकिन कुछ रिलेटिव्स का डाउट रहता है कि अपने पेशेंट को कितना प्रतिशत फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि कोई भी मानसिक बीमारी हो उसका क्योर नहीं कर सकते, ऐसे बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो बीमारी है ये केमिकल के इम्बैलेंस की वजह से होता है। जो केमिकल का इम्बैलेंस, रसायन जो बोलते हैं हम, डोपामिन, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन हो, ये जो केमिकल्स है उसका डिसरेगुलेशन की वजह से ये बीमारी होती है। तो इस तरह से बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो या यूनिपोलर डिसऑर्डर हो, तो ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद हम सिम्टम्स कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। जैसे सर्दी खांसी की बीमारी है, हम इलाज शुरू करते हैं, वो सर्दी खांसी चली जाती है, फिर से दोबारा होने का तो रिस्क रहता ही है। ऐसे ही ये मन की बीमारी फिर से आने का चांस होता ही है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद कितने दिन के लिए दवाई देनी पड़ सकती है? तो देखिए, अगर पहला एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड है, तो उसको 6 से 8 महीने तक दवाई देनी पड़ सकती है। अगर पेशेंट का सेकेंड या थर्ड एपिसोड है तो ऐसे पेशेंट को 1 से 2 साल तक दवाई देनी पड़ सकती है। तीसरा एपिसोड है या चौथा एपिसोड है तो ऐसे पेशेंट को 5 साल तक दवाई देनी पड़ सकती है। उससे ज़्यादा अगर एपिसोड्स है तो ऐसे पेशेंट को यूजुअली लाइफ लॉन्ग तक ये दवाई देनी पड़ सकती है। कुछ रिलेटिव बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग तक, देखिए हर पेशेंट को तो लाइफ लॉन्ग देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर का बीमारी हो, शुगर का बीमारी यानी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की भी अगर बीमारी होती है तो ऐसे पेशेंट को यूजुअली लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ सकती है। तो ऐसे ही मन की बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो इसलिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मानसिक बीमारी है और इसका इलाज लंबे अरसे तक चलना ज़रूरी हो सकता है। तो हम अगर पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं तो कितना प्रतिशत पेशेंट में फ़र्क पड़ सकता है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है उसका क्योर नहीं कंट्रोल कर सकते। तो अगर समझो 100 पेशेंट हैं, हम 3 ग्रुप बनाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले ग्रुप में 30-35% पेशेंट है, दूसरे ग्रुप में 30-35% पेशेंट है और तीसरे ग्रुप में 30-35% पेशेंट है। तो पहले ग्रुप में जो पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को 80%, 90, 95 या 100% तक ये सिम्टम्स चले जा सकते हैं। जो दूसरा ग्रुप है, ऐसे पेशेंट में 50, 60, 70 या 80% तक फर्क पड़ सकता है। तीसरा जो ग्रुप है, ऐसे पेशेंट में 50% से कम फर्क पड़ सकता है, यानी ऐसे पेशेंट में 10 भी हो सकता है, 20, 30, 40, 50% भी फर्क पड़ सकता है। तो 3 तरीके के ग्रुप हैं, हर ग्रुप में अलग अलग फ़र्क पड़ सकता है। अपने पेशेंट को कितना प्रतिशत फ़र्क पड़ सकता है ये ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद ही पता चल सकता है। तो इस तरीके से बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। उचित समय पर अगर ये लक्षण हमें अगर दिखाई देते हैं तो उसके अनुसार हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर टाइप 1, 2 या साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, डिसथाइमिक डिसऑर्डर, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम, ऐसे डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हम दवाई से कर सकते हैं, ओपीडी बेसिस पे कर सकते हैं या एडमिट करके भी हम कर सकते हैं। पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं, फिर पेशेंट में रिजल्ट भी दिखाई देता है। तो कुछ बातें जो है, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है, मैं रिलेटिव्स को बताना चाहता हूँ कि पेशेंट का इलाज करने के बाद या शुरू करने के बाद या डिस्चार्ज होने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो उस पर ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर जो बोलते हैं या साइकेट्रिस्ट जो बोलते हैं कितने समय के लिए दवाई लेना पड़ता है, वो रिलेटिव्स या पेशेंट को समझाना जरूरी है, समझना जरूरी है, और उतने अरसे के लिए दवाई लेना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो मेडिसिन्स है वो रिलेटिव्स ने खुद पेशेंट को देना जरूरी है। पेशेंट को सामने बिठा के वो दवाई देना पड़ेगा, देना उचित है। पेशेंट वो खुद दवाई लेता है, निगलता है, ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है।
मोस्टली जो मेडिसिन है सुबह और शाम को रहते हैं, इसीलिए जो की मेंबर है घर का, जो भी रिलेटिव है जो पेशेंट को दवाई देना चाहता है, यूजुअली सुबह उठने के बाद दवाई दे सकते हैं और शाम को ऑफिस से या काम से आने के बाद भी दे सकते हैं। कुछ पेशेंट में दोपहर को भी दवाई रहती है, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ एडजस्ट करके थोड़ा उसको इम्पोर्टेंस दे के दोपहर की भी दवाई का एडजस्ट कर सकते हैं। यूजुअली फॉलोअप पे अगर 8 ईसीटी देने के बाद अगर 12 ईसीटी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हर 8 या 10 दिन में हम पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे बुलाते हैं। तो उनको जब भी जो भी तारीख देते हैं उस तारीख के अनुसार उनको आना है और ओपीडी बेसिस पे भी वो ईसीटी लेके दूसरे दिन वो चले जा सकते हैं। अभी होता क्या है कि पेशेंट रेगुलरली हम 10-15 दिन में हम उसको बुलाते हैं, रेगुलर फॉलोअप रहता है। यूजुअली हम इनिशियली 10-15 दिन का फॉलोअप देते हैं, उसके बाद 20 दिन का, फिर उसके बाद 1 महीने का, फिर 40 दिन, 50-60 ऐसे पेशेंट का जो भी इम्प्रूवमेंट होता है उसके अनुसार हम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। रेगुलर फॉलोअप रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बीमारी फिर से आने का चांस रहता है। वो कैसे? देखिए, ये जो मन की बीमारी है उसको क्योर तो नहीं है, कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए अगर ये मेडिसिन अगर बंद करते हैं तो ये बीमारी आने का चांस ज़्यादा है। ये दवाई अगर इरेगुलर अगर पेशेंट लेता है, कम ज़्यादा करता है, तो भी ये बीमारी आने का चांस है। और रेगुलर भी दवाई लेता है, वो रेगुलर फॉलो करता है, साइकियाट्रिस्ट भी रेगुलर उसको देखते हैं, अटेंड करते हैं, फिर भी ये बीमारी आने का चांस रहता है। इसीलिए रिलैप्स और रिकरेंस का चांस भी इस बीमारी में रहता है। इसीलिए मोस्टली रेगुलर मेडिसिन देंगे तो ये जो चांसेस है रिलैप्स और रिकरेंस का वो कम हो सकता है। इसीलिए रिलेटिव्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल है मेडिसिन कंटिन्यू देना, मेडिसिन कंटिन्यू लेता है क्या वो देखना। जैसे कि रिलैप्स और रिकरेंस का तो चांसेस है, लेकिन अगर मेडिसिन बंद करता है तो रिस्क ज़्यादा है, कम ज़्यादा करता है तो रिस्क थोड़ा कम है। अगर पेशेंट रेगुलर मेडिसिन लेता है, आप सुपरविजन प्रॉपर करते हो, तो रिस्क डेफिनेटली कम है। इसीलिए कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम वार्निंग साइंस के बारे में बात करेंगे। वार्निंग साइंस यानी क्या? अगर पेशेंट को पहले जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं ट्रीटमेंट शुरू रहने के बाद या डिसकंटिन्यू करने के बाद या इरेगुलर होने के बाद, तो तुरंत रिलेटिव्स को डॉक्टर्स को आके मिलना चाहिए, उसका जो सिम्टम्स है वो एक्सप्लेन करना चाहिए, उसी को हम वार्निंग साइन बोलते हैं। जितना जल्दी हम इंटरफेयर करेंगे उतना वो बीमारी है, वो जो सिम्टम्स है कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर पेशेंट को पहले एडमिट किया है और दूसरी बार फिर से वो रिलैप्स या रिकरेंस या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो तुरंत अगर आप लेके आते हो तो फिर से दोबारा एडमिट करने की नौबत नहीं आ सकती। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना आप अगर लेके आएंगे तो आपका ये बीमारी है कंट्रोल में ला सकते हैं। ओपीडी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अब हम पेशेंट बिगड़ने का चांस कैसे रहता है, कब रह सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम डॉक्टर्स जो है, साइकियाट्रिस्ट जो है रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, पेशेंट अगर आता है आप रेगुलर फॉलोअप के लिए आते हैं, ओके, फिर भी कभी कभी पेशेंट सिग्नल देना शुरू करता है। वो सिग्नल्स कैसे? कि वो पेशेंट बोलता है कि बहुत दिन हुआ, मैं अभी दवाई नहीं लेना चाहता, आप दवाई मैं नहाने के बाद लेता हूँ, आप उधर ही टेबल पे रखो, आधी ही दे दो, 4 गोली है 2 ही कर दो, कम करो, ऐसा वो रिक्वेस्ट शुरू करता है। तो इसमें हमें समझना ज़रूरी है कि पेशेंट के मन में दवाई बंद करने का या कम करने का प्लान हो रहा है। हाँ, दवाई हम कम कर सकते, बंद कर सकते हैं साइकियाट्रिस्ट के ओपिनियन के अनुसार, जैसे भी सिचुएशन है उसके अनुसार हम बंद करेंगे, लेकिन कारण नहीं, कुछ भी रीज़न नहीं, फिर भी अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे दवाई नहीं चाहिए, कम करना है, तो समझ लेना धुआं आ रहा है, आग लगने की पॉसिबिलिटी है। कभी कभी पेशेंट को रिलेटिव्स दवाई देते हैं, वो मुंह में रखता भी है और रिलेटिव्स को लगता है कि वो खाता है, खाया है, यानी पूरी तरह से अंदर लिया है, लेकिन कभी कभी वो वैसे मुंह में रखता है और रिलेटिव चले जाने के बाद वो बाहर थूक देता है। तो ये भी वार्निंग साइंस हो सकते हैं, तो पेशेंट को सिम्टम्स फिर से आ सकते हैं। इसीलिए आपको कंफर्म करना जरूरी है कि वो पेशेंट ने दवाई बराबर से लिया है कि नहीं लिया है। अब मैं आपको रिलेटिव्स कौन से सिचुएशन में गलती करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पेशेंट अगर मेडिसिन बराबर से ले रहा है और उसमें अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, हम उसको दवाई देते हैं बराबर। पेशेंट अगर दवाई बंद करता है
और उसको अगर सिम्टम्स पैदा होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हम दवाई शुरू करते हैं, ये भी बराबर है। तीसरा इम्पोर्टेंट बात है कि पेशेंट अगर मेडिसिन बंद करता है और पेशेंट अच्छा है, उसको कुछ भी सिम्टम्स नहीं, ऐसे सिचुएशन में रिलेटिव्स हमारे पास नहीं आते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगर पेशेंट मेडिसिन बंद करता है, अगर सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में रिलेटिव्स को खुद पर्सनली पेशेंट को लेके आ सकते हैं डॉक्टर के पास। अगर पेशेंट नहीं आता है तो आप खुद अकेले आके पेशेंट के बिना डॉक्टर से मिल सकते हो और आपका प्रॉब्लम आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि पेशेंट अच्छा है, पेशेंट नहीं आना चाहता, पेशेंट में ये सिम्टम्स बचे हैं, सिम्टम्स का पेशेंट को ये तकलीफ है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो फिर से, अगर पेशेंट के माइल्ड सिम्टम्स है तो आप लेके आ सकते हो। पेशेंट अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो आप किसी फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के या पुलिस की मदद ले सकते हो। और लास्ट में आप हमारे निर्मल हॉस्पिटल की टीम को बुला के, हमारी टीम आपके यहाँ आ सकती है और पेशेंट को ज़बरदस्ती उठा के हम हमारे यहाँ एडमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से उदासी हटाओ, मुस्कान सजाओ, मूड डिसऑर्डर को दूर भगाओ। फिर मिलेंगे और एक मानसिक बीमारी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तब तक आप हमारी वेबसाइट www.nirmalhospitalmirrors.com को आप विजिट कर सकते हो। नीचे दिए हुए नंबर पे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है निर्मल हॉस्पिटल मिरर्स, उसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम या फेसबुक चैनल को आप फॉलो करो। तब तक के लिए नमस्कार।